चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है ना, वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन नाम से बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि ये कॉस्टिंग है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे कि अब आपको भूल जाना है कि ये कॉस्टिंग है सिर्फ। अब आपको सोचना है कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लस कॉस्टिंग है। ओके, तो इस सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन अगर इस सब्जेक्ट का करूं आपके साथ में, तो देर आर 3 to 4 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है, अगर हम लोग सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो है सिर्फ इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में आते हैं हमारे पास में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस उसके काफ़ी सारे मॉडल्स, जो हमें बताते हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना होता है और हम लोग कैसे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम लोग कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं, इधर फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। उसके बाद में आपके पास में इस सब्जेक्ट में आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये जो पार्ट है ना, ये हमें बताता है कि अब आप लोग अभी तक जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपने जितना भी परफॉर्मेंस किया है, उसको आप मेजर करो और इवेल्युएट करो कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आर यू डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी? क्या हम लोग ने जो टारगेट सोचा था और जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो भी तरीके करने के बारे में सोचा था और जैसे सोचा था, क्या हम लोग वैसे कर पा रहे हैं? और जो भी कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? वो सारा डीलिंग यहां पर होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इवेल्युएशन के अंदर। ओके, उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में कुछ एडिशनल टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ओके, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, नॉट फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, वो होता है आपका कंट्रोल मैकेनिज्म। ये कंट्रोल मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि हम समझ पाए कि अभी हमने परफॉर्मेंस को मेजर किया है। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट किया है? तो कंट्रोल मैकेनिज्म हमने पहले से एस्टैब्लिश किया था, टारगेट्स एस्टैब्लिश किए थे, बजट बनाए थे। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है अगेंस्ट दीज टारगेट्स, जिसमें हम लोग कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहां पर अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा होगा तो आप उसे कंट्रोल करोगे, यानी कि उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको। ठीक है, दैट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म पार्ट। तो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट डिवाइड होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन में आता है अपना चैप्टर 1, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस मॉडल्स में आते हैं अपने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। इसके अंदर आता है अपना चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 5 को मैं पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूं, पर उसे अभी भी चैप्टर 5 बोलेंगे, एंड आई टेल यू व्हाई। इसके अंदर आता है प्लस चैप्टर 7। यहाँ पर आता है आपका चैप्टर 8, दिस इज 9 and 10, एंड दिस इज 11 and 12। ओके, तो कुछ इस तरह से अपना पूरा सब्जेक्ट डिवाइड होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी बुक पे, आ जाइए, और एक एक करके लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा इन डिटेल जाते हैं, एंड देन वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर नंबर 1। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास में चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें मेजरली आप देखोगे तो कुछ थ्योरी पूछी जाती है, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू शॉप मॉडल करके कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो थ्योरी है उससे मेजरली, अगर चैप्टर 1 से बात की जाए, तो केस स्टडी क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा होता है, केस स्टडी या केस सिनेरियो। ओके, तो ये आप इस चैप्टर के आगे केस स्टडी या केस सिनेरियो ऐसा करके कुछ लिख सकते हो।
क्योंकि ये केस स्टडी केस सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स योर चैप्टर 2 जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर में। एक होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और एक होता है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जिसमें थ्रूपुट अकाउंटिंग थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का ही एक तरह से पार्ट माना जाता है। और थ्योरी में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की थ्योरी भी आ सकती है, टीक्यूएम भी आ सकता है, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ सकता है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम इनोवेशन के अंदर प्रैक्टिकल में जस्ट इन टाइम आता है, और साथ में आप इसमें टीपीएम का क्वांटिफिकेशन वाला मेथड विच इज ओईई, ये भी आप साथ में लिख सकते हो। और थ्योरी में जीआईटी, टीपीएम, सिक्स सिग्मा, बीपीआर ये अपने मेजर टॉपिक्स बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये लीन सिस्टम हमें क्या बताता है। लीन सिस्टम हमें ये बताएगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑपरेशंस करते हो तो ऑपरेशंस में वेस्ट को कैसे एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, इसे हम पूरा चैप्टर में वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे कि आपको वेस्ट को एलिमिनेट करना है और अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। चैप्टर 4 के अंदर हम लोग कॉस्ट को मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पर कॉस्ट की रिडक्शन की बात नहीं चल रही है, कॉस्ट की मैनेजमेंट की बात चल रही है। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास में, एंड वी लुक एट ऑल ऑफ दीस। चैप्टर 5 एलिमिनेट हो चुका है अपने सब्जेक्ट से, ठीक है, इसे इंस्टीट्यूट पूरी तरह से हटा चुका है, तो अब हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं रहता है। हालांकि इसके अंदर एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे हमें कर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये कॉस्ट मैनेजमेंट ही है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट देकर पूछ सकता है, तो हम लोग उन्हें भी कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 इज डिसीजन मेकिंग, और ये हमारे लिए काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे। नाउ ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी बहुत ही लिमिट में है और ज्यादातर करके सम सॉल्विंग क्वेश्चंस ही है, तो हम इन्हें सभी को सॉल्व करेंगे। एंड देन यू कैन सी कि पार्ट ए पे आपको यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। इसे मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया, टॉपिक वाइज अरेंज किया है। तो उससे क्या होगा कि हम अभी बीच बीच में चैप्टर वाइज टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें से आप चैप्टर वाइज ये टेस्ट लिखोगे मेरे सामने बैठकर, और फिर पेपर मुझे दोगे, मैं इवैल्यूएट करके आपको वापस से दूंगा विद फीडबैक। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक को आप कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक योर इंडेक्स, इसमें आपको क्या करना है। तो हर चैप्टर से कोई भी अगर आपको एरिया लगता है जो इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया का नाम विद पेज नंबर आप लिख सकते हो, ताकि आपको बार बार उस इंपॉर्टेंट एरिया को ढूंढना ना पड़े। ये आप हर चैप्टर के लिए कर सकते हो। देन यू विल सी एन अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स में हमें क्या करना होता है। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। आप अगर पास्ट पेपर्स को और ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे तो थ्योरी का पोर्शन भी 50% तक आसपास आ जाता है। तो इस वजह से कई सारे कीवर्ड्स इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कीवर्ड्स को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो विद द पेज नंबर्स, और चाहो तो उसके आसपास का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि आप ये कीवर्ड को कहाँ पर यूज करोगे और कैसे यूज करोगे। तो उस वजह से क्या होगा कि आपके लिए वो सारे कीवर्ड्स को एक बार क्विकली रिकॉल करना लास्ट डे पर आसान हो जाएगा। ये मैकेनिकल वर्क है जो हम लोग शुरू से करेंगे, ताकि लास्ट डे पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। उसके बाद में आते हैं अदर एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है, तो अभी तक में अगर कुछ भी छूट गया है और आपको लगता है कि यार ये वाला एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं ऊपर कवर करूं, पर अभी भी मुझे लगता है कि आई शुड जस्ट राइट दिस डाउन बिकॉज मुझे ये एरिया भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप यहाँ पर उस एरिया का नाम, आप चाहो तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी विथ पेज रेफरेंस यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, तो आपको वो एरियाज को ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। ये हुई अपनी बुक को यूज करने की बात। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ में। चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले क्या बताया गया कि हम लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पर आए ही क्यों। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम एससीएम पर आए क्यों। ओके, और इस पे आने का जो रीजन है ना वो हमें मिलेगा कि टीसीएम के लिमिटेशंस क्या है। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि आप जानते हो, कॉस्टिंग
तो जब आप लोग इंटर में थे और इंटर में हमने सबसे पहली बार कॉस्टिंग को देखा था, तो कॉस्टिंग को जब देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है कि हमें कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना होता है, प्लस हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखते हैं वहाँ पर, तो वेरिएंस एनालिसिस भी किया जाता है, हालांकि हम समझ नहीं पाते ज़्यादा कि ये किया क्यों जा रहा है, और हमें समझाया भी नहीं जाता है ज़्यादा। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं, पर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में एक चीज़ जरूर जानते हैं, वो ये है कि काफ़ी रिजिड हो जाता है। और वो भी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और ये एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे समझ में आ सकता है। सबसे पहले तो टीसीएम डील्स विद सर्टेन थिंग्स, जैसे कि आपको निकालना है ओवरहेड का एलोकेशन, और आपको करना है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, ओवरहेड का एलोकेशन यानी कि अपने कॉस्ट कंपोनेंट्स में मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड्स होते हैं। अब ये ओवरहेड्स जो होते हैं ना, वो हम एलोकेट करते हैं ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो, या फिर ऑन मल्टीपल डिविजन्स अगर हमारे मल्टीपल डिविजन्स है तो, है ना। और ये ओवरहेड एलोकेशन करके एक कॉस्टिंग निकालनी होती है, ताकि कॉस्ट में हम लोग अपना मार्जिन ऐड कर पाए और एक प्राइस डिसाइड कर पाए कि इस प्राइस पे हमें सेल करना है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ओवरहेड कैलकुलेशन भी करके, एलोकेशन भी करके, और हम लोग जब पूरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो वो पूरे कॉस्ट को हम लोग अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करके और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकें। और हमारा पर्पस ये भी होता है कि वो टारगेट के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे कॉस्ट को रिड्यूस करने पे जाएंगे। ओके, तो ये है अपना टीसीएम का मेजर ऑब्जेक्टिव, कि आपको ओवरहेड को एलोकेट करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप में से यार काफी सारे लोग अपने दोस्तों के साथ में बाहर तो जाते ही होगे, लंच या डिनर तो करते ही होगे। सो लेट्स से कि अपने साथ में जो लोग हैं उनमें से कुछ नाम अपन ले लेते हैं, कौन कौन आना चाहेगा भाई? इस एग्जाम्पल का पार्ट कौन बनना चाहेगा? चलो, सर टेक इट मी। मैं अपने मन से ले लेता हूँ फिर। ठीक है, तो एक तो अपन ले लेते हैं भाई, अपने साथ में उमंग भाई है। ठीक है, एक अपने साथ में गगन भाई है। देन वी हैव प्रियंशा। ओके, और एक और ले लेते हैं, एक और अपने साथ में है मनाली। ठीक है, अब ये चार लोग जो है ना अपने, ये चारों गए डिनर करने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि लेट्स से कि उमंग और गगन तो है ना बिग फोर में काम करते हैं। ठीक है, और प्रियंशा और मनाली करते हैं मिड साइज फर्म में काम। तो बिग फोर वाले जो काम कर रहे हैं उनको तो फिर अब स्टाइपेंड अच्छी खासी मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको क्या स्टाइपेंड मिलती होगी? तो मैं कहता हूँ इनको मिलती है 15,000 रुपये महीना। ठीक है, और प्रियंशा और मनाली जो कि मिड साइज फर्म में काम करते हैं, उनको क्या स्टाइपेंड मिलती होगी? तो मैं कहता हूँ चलो 3,000 रुपीज पर मंथ। ओके, तो समझ में आ गया भाई कि हमें बहुत ज़्यादा इनकम मिल नहीं रही है। प्रियंशा और मनाली को अगर देखें तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, पर उमंग और गगन को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे वेंट आउट फॉर अ डिनर, और ये डिनर का जो बिल आया वो आया लेट से 1,000 रुपीज का। ठीक है, अभी चारों में स्प्लिट होना चाहिए, और चारों में स्प्लिट होगा तो इक्वल स्प्लिट हो जाएगा, और इक्वल अगर स्प्लिटिंग करते हैं तो आता है भाई 250 पर हेड। करेक्ट, पर हुआ क्या था एक्चुअल में कि जब ये बिल आया तो हमने देखा कि यार हमने ऑर्डर क्या क्या किया था। तो उमंग भाई ने तो जो ऑर्डर किया था ना, उसका जो प्राइसिंग था, ठीक है, ऑर्डर का प्राइसिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑर्डर का प्राइसिंग था 400। ठीक है, और गगन भाई ने भी सेम चीज ऑर्डर करी थी तो इनका भी 400 था। पर क्योंकि प्रियंशा और मनाली बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते थे, इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो था 100 का। ओके, सिर्फ 100 का ही इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। अब आप एक बताओ यार, अब मैं पूछता हूँ प्रियंशा से, प्रियंशा आपने 100 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया, 250 रुपए आप दे दोगे क्या?
प्रियंशा तो जवाब नहीं दे पा रही है। चलो मनाली से पूछते हैं। मनाली, आपने 100 रुपीज का ऑर्डर प्लेस किया था, क्या आप 250 रुपीज दे सकते हो? तो क्यों नहीं दोगे? बस मेरी कॉस्ट 100 ही इनकर हुई है, तो मैं 250 क्यों दूँ? है ना? तो इक्वल स्प्लिटिंग तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा मतलब। सो हमने क्या किया है कि जब इक्वल स्प्लिट करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि किसने कितना खाया था, किसने कितने का ऑर्डर किया था। और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कुछ उसी तरह से वर्क करता है। हम लोग भूल जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में या कौन से प्रोसेस के अंदर कितनी एक्टिविटी हमने करी, और वो एक्टिविटी के हिसाब से कुछ कॉस्ट लगा होगा तो हम लोग उस कॉस्ट को, उस एक्टिविटी को एलोकेट नहीं कर पाते। और इसी वजह से हम लोग इक्वल स्प्लिटिंग कर देते हैं दोनों ही डिवीजन में। तो वहां पर दोनों ही डिवीजन मैनेजर्स जो होते हैं, एक तो खुश होगा, जैसे यहाँ पर अपने उमंग भाई और गगन भाई तो बहुत खुश होंगे क्योंकि यार इन्होंने तो 400 का ऑर्डर किया पर बिल 250 का ही आ रहा है इनके पर हेड। तो ये दोनों तो खुश हो गए, पर वहीं पे मनाली और प्रियंशा तो खुश नहीं हो पाए, है ना? सिमिलरली अगर हम इसे बिजनेस सिनेरियो में देखेंगे, तो बिजनेस सिनेरियो में समझ लो कि दो डिवीजन है। एक डिवीजन है डिवीजन ए, और एक है डिवीजन बी। इसका भी मैनेजर है और इसका भी मैनेजर है, और इन दोनों को बोनस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि इनका डिवीजन कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, सेम। और ये परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? अब हुआ क्या कि जो इनका हेड ऑफिस है उसका कॉस्ट आता है 5 लाख रुपए, और ये 5 लाख रुपए इक्वली स्प्लिट कर दिए जाते हैं इन डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। तो यहां पर 2.5 लाख स्प्लिट हो गए और यहां पर भी 2.5 लाख स्प्लिट हो गए। पर डिवीजन ए और डिवीजन बी, इन दोनों में से हेड ऑफिस का जो सर्विस है वो यूज करता है सिर्फ डिवीजन ए। ठीक है? सिर्फ डिवीजन ए। तो इन दैट केस डिवीजन बी का मैनेजर क्या बोलेगा कि आपने हमारा प्रॉफिट 2.5 लाख से कम कर दिया, हम तो आपकी सर्विस भी यूज नहीं करते। तो अल्टीमेटली उसका बोनस इंपैक्ट हो गया ना। और उसको अगर बोनस नहीं मिलेगा तो डिवीजन बी तो डिमोटिवेट हो जाएगा, डिवीजन बी के मैनेजर भी और डिवीजन बी का स्टाफ भी। जब पूरा डिवीजन बी डिमोटिवेट हो जाता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सफर करता है, क्योंकि इन दैट केस डिवीजन बी कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि शायद उसके सपोर्ट में हो, यानी कि उसके बोनस के, उसके परफॉर्मेंस के सपोर्ट में हो, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को उस डिसीजन से नुकसान होता हो। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल दूंगा तो लेट्स से कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी था, पर डिवीजन बी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना था, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करता ताकि उसका बोनस इंपैक्ट ना हो। ठीक है? तो ऐसे डिसीजन मेकिंग किए जा सकते हैं जो कि उसके फायदे में होगा पर कंपनी के फायदे में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जब कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हैं तो जिसको जितना रिक्वायर्ड होता है एलोकेट करना उतना ही करें। इस वजह से ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन सफर करता है। ठीक है? अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? तो सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जो कि आता है अंडर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो समझा जाएगा कि हर एक्टिविटी के हिसाब से जो कॉस्ट ड्राइवर होता है उसके हिसाब से उसको कितना कॉस्ट एलोकेट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसे कॉस्ट एलोकेट करेंगे। तो बेटर कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ, बेटर कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। बेटर कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो हमें दो फायदे होंगे। पहली चीज ये होगी कि अगर कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको पता है सही से तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, और बेटर कॉस्ट इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी सही से कर पाओगे। ठीक है? सो ये एक मेजर एडवांटेज होता है जो हमें एससीएम से मिलता है। तो अभी बात कर रहे हैं टीसीएम के लिमिटेशंस की। सबसे पहला हमने जो लिमिटेशन देखा वो था एलोकेशन से रिलेटेड, कि इसका एलोकेशन सही नहीं है। और अल्टीमेटली इसकी बात करेंगे और एक लाइन में लिखेंगे तो वो है कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। ठीक है? कॉस्ट इंफॉर्मेशन हमें सही से मिली नहीं। और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें, और एक और लिमिटेशन देखते हैं उसके साथ में।
तो एक दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो है कि इसका कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि समझो कि यार ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एट द बैक एंड जो आपको पता नहीं चलती। तो उसमें से मैं आपको अगर बोलूँ कि इसमें मेरे पास में एक ऐसा ऑल्टरनेटिव था जिसमें से मेरा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है। और वो कॉस्ट को अगर रिड्यूस करने पे मैं फोकस करता तो शायद कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव हो जाती, क्वालिटी खराब हो जाती। और अगर क्वालिटी खराब हो जाती तो आपको इफेक्ट पड़ता एज अ स्टूडेंट या नहीं पड़ता? पढ़ता यस सर पढ़ता यस सर पढ़ता। तो अगर आपको इफेक्ट पड़ता है एज अ स्टूडेंट, तो मेरे ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करूं और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस ना करूं। पर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है कि यहाँ पर सेट करता है एक टारगेट, ठीक है। और ये टारगेट जब सेट करता है ना, तो फिर वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो कॉस्ट रिडक्शन करने पर ही चले जाता है अगर उसे वो टारगेट मीट कराना होता है तो। ओके, तो मेजर फोकस इसका कॉस्ट रिडक्शन पे चले जाता है। अब इसका एक एग्जांपल पहले तो साइड वाला लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन वाला लेते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट सेट किया जा रहा है, प्रॉब्लम वहां पर है। टारगेट सेटिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में जनरली होती है एनुअल बेसिस पे, ओके। और अब समझो कि कोई यार एलएसआर में पढ़ने, सॉरी एसआरसीसी में पढ़ना चाह रहा था, है ना। और 12th स्टैंडर्ड में वो एंटर करता है 11th से, और वो सोचता है कि यार मुझे तो एसआरसीसी में ही पढ़ना है। तो एसआरसीसी में पढ़ने के लिए वो देखता है कि इस साल कट ऑफ क्या आया एसआरसीसी का। तो कट ऑफ लेट से आया 98%। अगर 98% का कट ऑफ था तो अब वो दिमाग में बिठा लेता है कि मुझे तो 98% स्कोर करना ही करना है ना। और 12th के एंड पे आके लेट से कि उसने 98% स्कोर कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। पर जब वो देखता है कि अब एसआरसीसी का कट ऑफ कितना है, तो उसे पता चलता है कि अब कट ऑफ 99% है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना होता है, पर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अगर 98% को मानकर वो चल रहा था और 12th पे आकर वो उसने 98% अचीव कर लिया, क्या वो एसआरसीसी में एंटर कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि एसआरसीसी का कट ऑफ अब 99% हो चुका है। और अगर ऐसा हो चुका है तो उसका जो टारगेट है वो अचीव होने के बाद भी वो तो फेल हो गया ना। यही चीज हो रही है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में। ये जो टारगेट आप सेट करते हो ये एनुअली कर देते हो, और एक साल और दूसरे साल के बीच में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो भी उसे अफेक्ट करता है एनवायरमेंट, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही तरफ से काफी सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें अपने टारगेट्स को रिवाइज करना जरूरी है। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। अपने दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है रौनक, ठीक है। राजू और रौनक दोनों जाते हैं बॉम्बे, और बॉम्बे गए तो इन्होंने सोचा अब कि हमें अपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बॉम्बे में बहुत ज्यादा हो जाता है और ये लोग इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे अभी। तो इन्होंने, इनकी जो अर्निंग है वो लेट से कि इनकी भी अर्निंग है 15,000 रुपए पर मंथ, ओके। और राजू भाई ने अपना एक बजट बनाया कि मैं पर मंथ 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। सेम रौनक भाई ने भी 10,000 रुपए का एक बजट बना लिया, ओके। अब इन्होंने जो बजट बनाया है वो बनाया एनुअल बेसिस पे कि फॉर 1 ईयर आर टारगेट इज 10,000, और ये 10,000 को अब रिवाइज करना जरूरी है या नहीं जरूरी है वो एक साल के बाद देखेंगे। इन द मिडिल क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स थे वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। हालांकि बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया, रिड्यूस होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बढ़ता ही है हमारे यहाँ पे। तो पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो कम हो गए। अब अगर कम हो गए तो इन दैट केस इनका जो टारगेट है वो तो कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब इनको इतना कॉस्ट थोड़ी लगेगा, ठीक है। तो जब ये रेट कम हो जाते हैं, मेरा टारगेट रिवाइज होना चाहिए था, और रिवाइज होना चाहिए था वो इन्होंने किया नहीं। तो लेट से कि अब मेरा टारगेट हो सकता था, यानी कि मैं 9500 में भी काम कर सकता था अपना, ठीक है। और जब 9500 में काम कर सकता था, फिर भी मैंने अगर 10,000 रुपए खर्च किए, तो मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं? तो मैं तो नुकसान में हूं, ठीक है। यार आप लोग जवाब ही नहीं देते हो।
ऐसे कैसे यस चलेगा? मैम, मतलब समझ मेरी में। पोपट यार, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में पोपट करवा रहे हो क्या आप तो मेरी? तो इन लोगों का तो नुकसान हो गया क्योंकि 9500 में भी काम हो सकता था, पर इनको लग गए 10,000 रुपए। ठीक है। अब सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है लेट्स से ए लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इसने एक टारगेट सेट किया था कि इसका जो कॉस्ट लगता है वो लेट्स से कि इसको मेंटेन करना है 50,000 रुपीज, ओके, फॉर अ प्रोडक्ट। और जो भी वो कर रहा है उसमें 50,000 रुपए से ज्यादा उसका खर्चा नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसने टारगेट सेट कर दिया एंड इसको अचीव करने के लिए जब इसने ऑपरेशंस करना शुरू किए तो ऑपरेशंस करने से उसको पता चला कि यार ये काम तो 50,000 में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेट्स से कि उसने एक कैलकुलेटर बनाना मैन्युफैक्चर किया और कैलकुलेटर बनाते बनाते उसने देखा कि यार ये तो 50,000 में इसके कितने पीस, इसके 50 पीस 50,000 रुपए में बना ही नहीं सकते हम लोग। सो अगर इसके 50 पीस 50,000 में नहीं बना सकते, पर आपका टारगेट 50,000 पे है, तो आप क्या करोगे? आप किसी ना किसी पार्ट में कॉम्प्रोमाइज करोगे, जिसकी वजह से इसका क्वालिटी जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होगा तो फिर हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो लॉन्ग रन में हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट रिडक्शन का एक डिसएडवांटेज, जिस पे एक्सेसिवली फोकस करता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके। अब मैं लाइन से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं और एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन और फोकस करता है लार्जली ऑन कॉस्ट रिडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन जो इन्होंने बताया वो इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसको समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं। मैंने क्या किया, ये सोचा कि यार एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होने ही चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है। अब ऐसा सोचने के बाद में मुझे पता चला कि इस बार इंटर से फाइनल में जितने स्टूडेंट्स आए ना, इंटर इंटर से फाइनल में जो पास होके बच्चे आए वो ज्यादा है। जनरली 50,000 के आसपास आई थिंक लोग आते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, ये जितने भी आते हो। पर लेट्स से कि इस बार डबल हो चुका है जो काउंट है। पता नहीं क्या हुआ आईसीआई को, आईसीआई एकदम दयावान हो गया, पास करने लग गया बच्चों को। और इंटर से फाइनल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं पास होके वो डबल हो गए। ऐसे केस में मेरा जो टारगेट है वो बढ़ना चाहिए या 20 स्टूडेंट पर ही रहना चाहिए? मुझे लगता है बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो मैं अब बोलूं कि 30 से 40 स्टूडेंट तो अब होने चाहिए ना बैच में। पर मैंने अपना टारगेट जो सेट किया था वो सेट किया था 20 स्टूडेंट पे, और मैंने ये बात को देखा ही नहीं कि इंटर से फाइनल में जो स्टूडेंट्स आए वो बढ़ गए। अगर मुझे ये बात पर फोकस डालना ही नहीं है तो मैं तो 20 स्टूडेंट्स के टारगेट के साथ में कंटिन्यू करूंगा। और अगर 20 स्टूडेंट्स के टारगेट के साथ में ही कंटिन्यू करता हूं और 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? आप क्या होगे? अगर 20 स्टूडेंट का टारगेट बनाया था और 20 स्टूडेंट आ गए, तो खुश हूं या दुखी हूं? खुश होंगे। मैं तो खुश हो जाऊंगा, पर होने वाली बात तो दुखी की है, क्योंकि जहां पर मैं 30 से 40 स्टूडेंट भी कर सकता था एक बैच में, मैं 20 ही कर पाया क्योंकि मैंने टारगेट उतना ही बनाया था। अब इसको समझाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि आप इससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा कि इस साल का उसका टर्नओवर है 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख का टर्नओवर था एक ऑर्गेनाइजेशन का 2021 में, और उसने 2022 का एक बजट बना चुका है वो। और उसको चाहिए, इसके सीईओ को चाहिए कि इसका जो टारगेट है, यानी कि अब जो टर्नओवर होना चाहिए अगले साल में, वो होना चाहिए 20% अप। 20% अप कर दो तो कितना आएगा? 24 लाख। 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 24 लाख।
ठीक है। उसने क्या सोचा कि मुझे अगले साल का टर्नओवर चाहिए 24 लाख रुपए। मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ग्रो हो गया, और मार्केट ग्रोथ की वजह से मार्केट ग्रोथ हुई 40% से। अगर 40% से मार्केट ग्रो होता है, ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो टर्नओवर है, वो भी 40% से ग्रो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 40% से अगर मैं ग्रो कराता हूं तो ये जो अपना टारगेट बनेगा वो हो जाएगा आप कितना? 28 लाख। तो इन दैट केस आप मुझे बताओ कि मैं 24 लाख के टारगेट पर खुश होऊंगा या दुखी हो जाऊंगा? खुश तो होंगे आप। खुश तो, खुश तो बहुत हो गए आप, है ना? पर बात तो दुखी होने वाली है, क्योंकि 28 लाख का टारगेट अचीव किया जा सकता था। जैसे ही मैं 24 लाख पे उसको अचीव कर लेता हूं, मैं तो खुश हो जाऊंगा, अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड भी कर दूंगा। पर अगर समझ लो कि उसी दिन पर आके मुझे कोई पीछे से इंफॉर्मेशन देता है, अरे भाई साहब मार्केट बढ़ा है 40% से, आप 20% की ग्रोथ में क्या खुश हो रहे हो, तो मैं खुश नहीं होऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। ठीक है। सो ये होता है मार्केट ग्रोथ को इग्नोर करने वाला पॉइंट, कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक टारगेट सेट करता है जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, और वो उस टारगेट पे स्टिक करता है, मार्केट ग्रोथ को ज्यादा कंसिडर नहीं करता और इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से ये चीज होना पॉसिबल होता है। ओके। सिमिलरली कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट की बहुत ही सिंपल सी बात है यार, हालांकि वो एग्जाम्पल मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पर आप समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है। तो एससीएमपी में जो पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से एससीएमपी को पढ़ना चाहिए, वो काफी चेंज हो चुका है, वो ओल्ड सिलेबस जैसा नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कोई ओल्ड सिलेबस वाले तरीके से ही पढ़ाता है आज भी, तो उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, कम होंगे? कम हो जाएंगे। कम होंगे। और जो अब नए सिलेबस की तरह से पढ़ाता है, उसके पास ज्यादा होंगे कि कम हो जाएंगे? सो ज्यादा। ऐसे सिनेरियो में मुझे क्या करना है, मुझे तो बेसिकली ये समझना है एज अ फैकल्टी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप मेरे लिए एक तरह से स्टूडेंट के साथ में कस्टमर भी हो, तो मुझे तो ये समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। और आपकी रिक्वायरमेंट को मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब अगर इसमें थोड़ी सी और दूसरी तरह से बात करें, अपने दूसरे एग्जाम्पल को लेते हुए, सो इन दैट केस लेट्स से कि आज मार्केट के अंदर अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है ना, वो आता है मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन में आज सबकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एकदम हाई एंड होना चाहिए, बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए, जितना उसमें एडवांसमेंट हो सके उतना होना चाहिए। ठीक है। तो एडवांसमेंट के हिसाब से बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं आजकल, अलग अलग फीचर्स लेके आते हैं। अपना मेजर जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक तो भाई अपना एप्पल ही है, एक है सैमसंग, ठीक है, फिर वन प्लस, एमआई, और भी जितने भी होंगे। ठीक है। ऐसे सिनेरियो में नोकिया कहां पर है? इस पूरे सिनेरियो के अंदर नोकिया, जो कि बहुत पुराना ब्रांड हुआ करता था, वो कहां पर है? क्या वो आज भी एग्जिस्ट करता है मोबाइल फोन की दुनिया में? क्या वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहा है? नहीं। नो। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझा। ठीक है। और जब भी आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हो, तो इन दैट केस यू क्रिएट अ थ्रेट फॉर योर कंपनी, कि इन द लॉन्ग रन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करवा सकते हो। हो सकता है कि आज आप अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा रख रहे हो, आज आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, पर इन द कमिंग टाइम जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो आपको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। पर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट उसको भी इग्नोर कर देता है। ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है। सिमिलरली इसमें एक और एग्जांपल ओरली देता हूं, तो आजकल में हेल्थ कॉन्शियस फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग पहले देखते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं है, ठीक है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था इतना। तो अभी अभी में कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, और इसी वजह से इस तरह के ब्रांड्स जो कि हेल्दी चॉइसेस ऑफर करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो में आ चुके हैं। एट द सेम टाइम, अगर कोई ब्रांड ऐसा था जो कि हेल्दी चॉइस ऑफर नहीं कर पाया आज आज तक भी, तो वो मार्केट से पहले से बाहर हो गया होगा। ठीक है। ये होता है अपना फर्स्ट पॉइंट, इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसमें कंपटीशन की भी बात कर देता हूं। तो कंपटीशन की बात ये हो सकती है कि समझ लो कि
मैंने क्या किया कि मैं एक टेस्ट सीरीज रन कर रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज रन करने में मेरा टेस्ट सीरीज बहुत सही चल रहा है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे से बड़ा प्लेयर तो आज के टाइम पे टेस्ट सीरीज में है ही नहीं। एट द सेम टाइम मैंने ये भी सोच लिया कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स तो मेरी टेस्ट सीरीज को कंसिडर करते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि मैं इतना ज्यादा इंटरनल फोकस पर चले गया था कि मैंने ये चीज को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कोई नया प्लेयर आ रहा हो मार्केट में। और वो नया प्लेयर जरूरी नहीं है ना कि छोटे से ही शुरू करे, हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग प्लेयर था जो कि बहुत बड़ा प्लेयर था, और वो अब टेस्ट सीरीज में आ रहा है, एंटर कर रहा है। सो ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि विद द मार्केटिंग और विद द एफर्ट्स और उनका प्रमोशन और प्लस उनका जो एस्टेब्लिश ब्रांड है, उसकी वजह से वो लोग शायद 90% स्टूडेंट्स अगर आज मेरे पास में आ भी रहे हो, तो उसमें से अगर 30% भी लेके चले जाते हैं तो मेरे लिए तो नुकसान की बात है। और वो चीज भी इग्नोर कर देता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज कि इट इग्नोर्स कंपटीशन, इट इग्नोर्स मार्केट ग्रोथ, इट इग्नोर्स कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट है इग्नोर्स डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है? ये होता है कि अपने आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th 12th स्टैंडर्ड में कि अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि अपने मार्केट के अंदर जो चीज यूज होती है सबसे ज्यादा वो होती है डिमांड सप्लाई। ठीक है। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर आपकी जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है। फिर वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है प्राइस सेंसिटिविटी एटसेट्रा। तो डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आप सप्लाई कितनी कर रहे हो, मार्केट में कितनी सप्लाई है और मार्केट में कितनी डिमांड है, अकॉर्डिंगली आप प्राइस सेट कर पाओगे। और वो चीज यहाँ पर इग्नोर हो जाती है, और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली कर देते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आपने कॉस्ट असरटेन करी, आपने किया एक प्रॉफिट डिटरमाइन कि मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, आपने उसमें ऐड कर दिया, और आपकी आ गई एक प्राइस। अब क्या आप उस प्राइस पर सेल कर पाओगे? अगर वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है तो आप सेल कर ही नहीं पाओगे। जब तक आप सेल नहीं कर पाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स को भी ये इग्नोर कर देता है। अब होता क्या, अब आप सोचोगे सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना बेवकूफ थोड़ी है कि इस तरह से प्राइसिंग नहीं कर पाए। तो सोचो उसने एक साल के पहले उसने एक बजट बनाया था, एक टारगेट सेट किया था कि मुझे अपना प्राइस इतना रखना है, पर ओवर द सिनेरियो ओवर द ईयर वो अपने टारगेट को चेंज नहीं कर पाया। और अगर वो चेंज नहीं कर पाया तो इन दैट केस उसका प्राइस तो अब आउटडेट हो चुका है, और प्राइस अगर आउटडेट हो चुका है तो इन दैट केस फिर वो सेल नहीं कर पाएगा अपना प्रोडक्ट। यही चीज होती है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट को हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेसिव फोकस होता है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग कई बार क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करने में हम लोग कई बार ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि लॉन्ग रन में हमें इम्पैक्ट करता है, शॉर्ट रन में हम लोग शायद कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। एट द सेम टाइम इसमें हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। देन ये दो पॉइंट आते हैं, तीन पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट तो है रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन पर इसका फोकस नहीं होता ना। व्हाट इज रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन? तो रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन ये बोलता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको रिव्यू करो, यानी कि चेक करो और मॉनिटर करो। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एनुअल फोकस है ना, और ये फोकस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए। तो एनुअल फोकस होने की वजह से हम लोग का जो फोकस होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे काफी कम होता है, इस वजह से लिमिटेड हो जाता है। एंड देन अगर इंप्रूव करने की वजह से कॉस्ट बढ़ रहा होगा तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट साथ में आ जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रोवाइजेशन। आप इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हो क्योंकि करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि उसकी वजह से शायद कॉस्ट बढ़ रहा होगा। ठीक है। सो लिमिटेड फोकस होता है रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। रिएक्टिव अप्रोच, हम लोग ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया कि अभी तक तो मार्केट सिनेरियो में किसी भी मार्केट के आइटम को हमने अभी तक कंसिडर किया ही नहीं है ना। और अभी हम लोग इंटरनल फोकस लेकर ही चल रहे हैं कि अपना खुद का कॉस्ट कितना है, कितना कम कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली किस प्राइस पर सेल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। पर आप क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो, जैसे कि कंपटीशन और डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केट ग्रोथ, तो आप रिएक्ट करते हो। और कंपटीशन बोल दिया मैंने, तो आप रिएक्ट करते हो। रिएक्ट कैसे करते हो? कि जैसे ही आपको दिखेगा कि आपने जो भी टारगेट बनाया था वो फेल हो चुका है, जैसे कि अपने 28 लाख रुपए कमाने चाहिए थे,
पर अपन 24 लाख पर खुश हो गए, जैसे ही अपने को बताया अपन दुखी हो गए। अब क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले से किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहे, प्रोएक्टिव अप्रोच किसी भी चीज के बारे में नहीं रख पा रहे, हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे बेसिकली सही तरह से, और रिएक्ट कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप शायद थोड़ा और ज्यादा रिलेट कर पाओ। तो अभी दिसंबर में एग्जाम्स हुए, है ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के मेरे पास में फोन भी है, वो लोग पूछ रहे थे कि सर अब मई में एग्जाम होंगे या जून में होंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से भी किसी का डाउट हो। तो जनरली तो मई में अपन मान के चलेंगे कि मई में ही होने वाले हैं, पर अगर बाद में एक्सटेंड हो जाते हैं कभी, जिसका चांस कम है, तो अपने को बोनस मिलेगा। पर अगर कोई पहले से मान के चल रहा हो कि एग्जाम तो अब जून में ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही कर रहा हो, ठीक है, पर मार्च एंड पर आके उसको पता चलता है कि नहीं अब तो एग्जाम मई में ही हो रहा है, तो फिर इन दैट केस वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। क्योंकि वो रिएक्ट करेगा इसलिए वो पहले से प्लान नहीं कर पाया, इसी वजह से उसको रिएक्ट करना पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंगली रिएक्टिव अप्रोच में क्या होगा कि उसको इन द शॉर्ट रन नुकसान हो जाएगा। तो पहले वो क्या कर रहा था, शॉर्ट रन में फायदा करने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको पता चलेगा कि लॉन्ग रन में तो नुकसान है, बट अकॉर्डिंगली अब उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो उसको शॉर्ट रन में भी नुकसान हो जाता है। इस चीज को आप बेहतर समझ पाओगे जब हम लोग इसके ऊपर पहला एक केस स्टडी करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म आउटलुक। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग बहुत छोटे समय के बारे में सोचते हैं। वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, हम लोग नंबर्स के बारे में सोचते हैं, यानी कि कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। तो जब आप लोग ये करते हो तो अपने क्वालिटी को आप कई बार इग्नोर कर देते हो और वो हैम्पर कर देते हो, जिसकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग रन में आप वर्क नहीं कर सकते, फिर फंक्शन नहीं कर सकते। और इसी वजह से क्या होगा कि आपने वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर उस कॉस्ट को कम करने के लिए और फायदा उठाने के लिए जो भी किया और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं सोचता कि मुझे 5 साल रुकना है, दे थिंक इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक के हिसाब से आप सोचते हो, और ये भी इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, इसको याद रखने का तरीका मैंने ये बनाया हुआ है, IIFRS। तो IFRS से याद रख सकते हो। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने FR तो पढ़ी ही होगी, और उसमें आप IFRS से गुजरे होगे, तो उससे आप याद रख सकते हो। दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस। अब इसके ऊपर करते हैं केस स्टडी। तो अपना स्कोप व्यू चार्ट आप लोग ओपन कर लीजिए। सबसे पहला जो हमारे पास में केस है इस चैप्टर से, वो इसी के ऊपर है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस के ऊपर ही है, चार्टर्ड कॉमर्स टेस्ट। ऑलराइट, खोल लिया आप लोगों ने? सर चलो रीड करते हैं। सबसे पहले इस केस को रीड करेंगे, फिर काफी सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे इस केस में पूछनी होगी। ओके, तो रेडी रहना, ठीक है। चार्टर्ड कॉमर्स टेस्ट लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन which provides service of test series of various commerce courses to facilitate students who are going to appear for such examination. ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स, फॉर CBSE एज वेल एज वेरियस अदर स्टेट बोर्ड्स, जैसे कि अच्छा स्टेट बोर्ड्स, उसके अलावा ये BCom के लिए करता है, BBA के लिए करता है, MCom के लिए करता है, MBA के लिए भी करता है, ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा भाई अपने CA के लिए करता है, CS के लिए करता है, CMA के लिए भी करता है। तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और उसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर, और टेस्ट सीरीज सेंटर्स भी हैं इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी तक हमको क्या पता चला कि ये काफ़ी सारे टेस्ट अलग अलग कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज बनाता है। इसका जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, और सर्विस सेंटर्स इसके अलग अलग टेस्ट सीरीज सेंटर्स और ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में है। नाउ इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन which provides test series of various courses at guidance of study and has students across India. ये टेस्ट सीरीज के साथ में गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। आप इस गाइडेंस को टर्म दे सकते हो मेंटोरशिप, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी देता है, मेंटोरशिप भी देता है। इट हैज आल्सो स्टार्टेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट लोकेशंस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रैवल एट एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज सेंटर। तो इन्होंने ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते वो लोग ऑनलाइन अब टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। In addition to test series, it provides support in preparing a reading plan, providing guidance on paper writing,
एंड काउंसलिंग स्टूडेंट्स। तो ये सब मेंटोरशिप का पार्ट हो गया। अगर रिक्वायर्ड होता है तो ये मेंटोरशिप भी देते हैं। अभी तक हमें ये पता चला कि ये टेस्ट सीरीज देते हैं प्लस मेंटोरशिप देते हैं। नाउ यू आर अपॉइंटेड एज कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। अब आप लोगों को सोचना है कि आप सीएमओ हो, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर ऑफ द चार्टर्ड कॉमर्स टेस्ट। इन द इंट्रोडक्शन मीटिंग CEO Mr. Parimal, after brief introduction of organization, addressed you। तो वो आपको क्या बोल रहा है, अब समझ लो यार कि ये जो कॉमर्स टेस्ट है वो मैं चला रहा हूँ, आई एम मिस्टर परिमल, और आप हो CTO, अपना सॉरी CMO, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो अब मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। वी आर रैपिडली ग्रोइंग एजुकेशन एम्पायर हैविंग लार्ज स्टूडेंट बेस अक्रॉस इंडिया। To reach, we have faced a lot of problems, but it has been overcome. I want to share few of the problems to make you better understand the organization. Recently, at the biggest TSC in Delhi, दिल्ली में हमारा जो सबसे बड़ा TSC है, वहां पर प्रिंटर काम करना बंद कर दिया। प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग, और 450 से 500 स्टूडेंट्स, 450 to 500 स्टूडेंट्स ये हमारे वेट कर रहे थे, बैठ के वेट कर रहे थे कि उनको कैसे कब टेस्ट पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा। ठीक है, प्रिंट का आउटसोर्सिंग कराना तो बहुत महंगा पड़ता और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पेपर को मेल कर दिया सभी स्टूडेंट्स को, उससे टाइम भी बच गया और हमारा पैसा भी बच गया। नाउ दिस अप्रोच हैज़ बीन अप्लाइड एट मोस्ट ऑफ द TSCs। जैसे कि अब स्टूडेंट TSC पे आते हैं, हम उन्हें मेल कर देते हैं क्वेश्चन पेपर को और वो टेस्ट उससे दे देते हैं। इसकी वजह से हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, अब इसमें आईनी ये है कि प्रिंटर का नॉन मेंटेनेंस करने की वजह से भी हम लोग कॉस्ट को सेव कर पा रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हो सकता है क्योंकि उनको शायद मोबाइल फोन या टैबलेट से क्वेश्चन पेपर रीड करना पड़े, जिसमें शायद वो लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, बट चेंज बहुत ही नॉर्मल पार्ट होता है लाइफ का, तो वो लोग शायद जल्दी इससे भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और फर्दर टू रिड्यूस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, हमने एडवर्टीजमेंट किया था उसका कॉस्ट भी हम लोग रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और वो करने के लिए हमने क्या किया कि एक फेमस सेलिब्रिटी है मिस ताक्षी शर्मा, फिल्म स्टार है ये मिस ताक्षी शर्मा के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अब बंद कर चुके हैं, ये ड्रॉप कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी सेव हो सके। वी हैड कॉन्ट्रैक्टेड विथ हर फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी फॉर 3 years। ये हमारी CCT की ब्रांड एम्बेसडर थी। इनकी वजह से हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले इस टीवी एडवर्टीजमेंट से। हमने डिसाइड किया इस कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप करने का, क्योंकि हमारे पास में अब बहुत स्टूडेंट्स हो चुके हैं और कोई कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें अब 1-2 साल तक तो एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर हमने कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन को भी रिड्यूस किया। तो पिछले महीने तक हमारे पास में कुछ 57 मेंबर्स थे जो कि क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते थे। ये लोग नए क्वेश्चन भी बनाते थे हर टेस्ट के लिए। अब हमारे पास में 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, ओनली 22, यानी कि आपने 35 मेंबर्स हमने अब रिड्यूस कर दिए, हटा दिए। तो जितने थे उससे आधे से भी कम कर दिए। अब ये लोग नए क्वेश्चन बना रहे हैं पर इतने ज़्यादा नहीं बना पा रहे क्योंकि अब मेंबर्स कम है, तो कम क्वेश्चन बनते हैं नए और पेपर को प्रिपेयर करते हैं ये लोग पुराने पेपर्स में से ही क्वेश्चंस लेकर, और जो भी मटेरियल होता है उस कोर्स का उसमें से भी कुछ क्वेश्चन छाट कर ये लोग पेपर बना देते हैं। फिर हमारे जो मेंटोरशिप का टीम था, स्टूडेंट सपोर्ट वाला, स्टूडेंट काउंसलिंग वाला, उसमें 68 मेंबर्स थे। अब हमारे उसमें से 42 तो फेस टू फेस काउंसलिंग करते थे और 26 फोन कॉल पे काउंसलिंग करते थे। अब हमारे पास में सिर्फ 30 मेंबर्स है, यानी कि इसको भी हमने आधे से भी कम कर दिया है। 12 लोग इसमें फेस टू फेस के लिए और 18 हमारे पास में अब फोन कॉल के लिए। और ये लोग बैठते वो वाली TSCs पे जिसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है। ये हमारे लिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायर करता है क्योंकि अब नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं चाहिए TSCs के ऊपर, और इस वजह से हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिशियल भी पड़ता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, मैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का रीज़न बताने के लिए, वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया था हमारे CFO ने, और CFO ने सजेस्ट किया कि हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, जितना इकोनॉमी में होता है जनरली, बाकी जितने एजुकेशन वाली कंपनियां कर रही है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है।
और प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा है, तो हमें उसे रिड्यूस करना चाहिए, ऐसा सीएफओ ने कहा। ठीक है ना, ये मेजर प्रॉब्लम थी जो हमने फेस करी और हमने कुछ चेंजेस किया उसके हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर। ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको अपना काम शुरू करने में हेल्प कर सकती है। अभी तक हमने अपने कॉस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है, जैसे कि आप ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया उससे देख सकते हो। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हमें आपकी ज़रूरत है और हम लोग इन सारी चीज़ों को हैंडल अपने आप से नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो वी नीड योर सपोर्ट इन सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। थैंक यू। अब ये पूरी स्पीच मैंने कंक्लूड कर दी, उसके बाद में आप भी मुझे थैंक यू बोल देते हो और अपने ऑफिस पे जाकर काम शुरू करते हो। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि ये जो पेपरलेस क्वेश्चन पेपर हमने करना शुरू किया है, जिसे हम मेल कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हो, उस पे सोचते हो कि यार मोबाइल फोन को तो मिसयूज किया जा सकता है ड्यूरिंग द टेस्ट, और बाकी भी मैटर्स के बारे में आप सोचते हो। इन दैट मोमेंट आपका फोन बस करता है और एक नोटिफिकेशन आता है आपको फ्रॉम न्यूज़ग्राम, समझ लो इन शॉर्ट्स अपने लिए। उससे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा है कि एक एप्लीकेशन आई है अक्रॉस द वर्ल्ड, सॉरी ये एप्लीकेशन है न्यूज़ग्राम, इसमें से कुछ न्यूज़ मिली है हमने को। वो ये है कि एक अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड नाम का कंपनी है जो कि एजुकेशन फील्ड में वर्क करता है। और ये अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड ने, जिसके मिस्टर शंकर दत्ता एक फिल्म स्टार है जिसके साथ में उसने टाई अप किया है। ठीक है, और मिस्टर शंकर दत्ता की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है अक्रॉस द कंट्री, अपने इंडिया में बहुत अच्छी फॉलोइंग है मिस्टर शंकर दत्ता की। और इस शंकर दत्ता के साथ में अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें इनसे एडवर्टीजमेंट कराएंगे। ठीक है, तो अब इनका जो न्यूली इंट्रोड्यूस टेस्ट सीरीज है फॉर कॉमर्स एज वेल एज साइंस, उसके लिए एडवर्टीजमेंट होगा, तो यहाँ पर कंपटीशन अब आ गया। और ये इंफॉर्मेशन हमें मिली न्यूज़ग्राम जो कि एक न्यूज एप्लीकेशन है उससे। उसके बाद में हमें पता चला आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर एंड प्रोडक्ट्स, हमने सीईओ को बताया, आपने मुझे आके बताया, और डिस्कशन हुआ, वेरियस मीटिंग हुई, और उसके बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग करूंगा, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा, और शंकर दत्ता से भी ज़्यादा एक बेहतर पर्सन को लेके आऊंगा, फिल्म स्टार को लेके आऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए इंस्टेंटली मैंने रिएक्ट किया और एक नए ब्रांड एम्बेसडर को अप्रोच किया जिसका नाम है मिस्टर प्रकाश राव। प्रकाश राव फिल्म स्टार है जो कि ताक्षी शर्मा और मिस्टर शंकर दत्ता दोनों से ज्यादा फेमस है, तो इन दैट केस मुझे तो उससे फायदा ही मिलेगा। तो मैंने इमीडिएटली मिस्टर प्रकाश राव के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया जिससे कि मैं अपने कंपटीशन को डिफीट कर पाऊं। अब सीईओ को ऐसा लग रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी सारे ब्लंडर्स कर दिए अभी तक में कॉस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करने में, इसलिए मैंने आपको अब अप्रोच किया है कि बताओ मैंने क्या क्या मिस्टेक करी और हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वैल्यू चेन एनालिसिस या फिर वैल्यू शॉप मॉडल जो भी अप्लाई होता है सिचुएशन में, उसे आप अप्लाई कर सकते हो क्या? मुझे लगता है कि दोनों सेम है। आप बताओगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू शॉप मॉडल क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस क्वेश्चन इज, सबसे पहले कि आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीसीटी का अप्रोच कॉस्ट मैनेज करने का टीसीएम का था या फिर एससीएम का था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, दोनों में से हमें ढूंढना है और एक्सप्लेन करना है। पार्ट बी में हमें बताना है कि जनरल लिमिटेशन कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट वन में, जो भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, और फिर अपने जो प्रॉब्लम दिए हुए ऑर्गेनाइजेशन के उससे कोरिलेट कर देंगे उनको। पार्ट सी में हमें बताना है डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू शॉप मॉडल, और आइडेंटिफाई करना है कौन सा मॉडल अप्लाई किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे। और पार्ट डी में हमें डिस्कस करना है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब अभी तक क्योंकि हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस पढ़े हैं, इवन तो आपको पता हो वैल्यू शॉप मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। एट द सेम टाइम ये भी मैं बोलूंगा कि एससीएम का इंपॉर्टेंस भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी बात करते हैं सिर्फ इतनी सी कि ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है, और जो भी अप्रोच है उसके लिमिटेशंस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल। तो ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करते हैं अगर, इसके लिमिटेशंस हम पता एक बार लिस्ट कर लेते हैं लिमिटेशन और फिर उससे कोरिलेट करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है आपका
बिना बुक को देखे कोई बता सकता है क्या? Ignore dynamics of marketing and economics. सेकंड, Involves market growth, customer growth, customer requirement. Market growth. थर्ड इज Focus on cost Excessive reduction. focus on cost reduction. ये सब देख के बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे बिना देखे. हो? देख के बोलने में तो कोई फायदा नहीं है। फिर याद है क्या ये वाला? लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। आर से होता है रिएक्टिव अप्रोच Short term outlook. एंड एस से होता है शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये 6 हमारे पास में लिमिटेशन है, ठीक है। अब इसमें से रिलेट करना है प्रॉब्लम के साथ में, तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रॉब्लम याद आ रहा है इस क्वेश्चन में से? ये आप बुक देख के Cost देख reduction सकते हो। growth. सॉरी, reactive approach. Excessive focus on cost reduction. सबसे Cost पहली चीज जो reduction. इन्होंने करी है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन्होंने पेपरलेस क्वेश्चन पेपर्स देना शुरू कर दिया, जिससे ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रिंटिंग Cost कॉस्ट को reduction. रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एट द सेम टाइम इनको पता है कि इससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि उसको मोबाइल फोन में से क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, ठीक है। और टैबलेट में से या मोबाइल फोन जिसमें से भी क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर प्रिंटिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं पेपरलेस क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव। ओके, सो पहला प्रॉब्लम जो नजर आया वो था Cost Excessive focus reduction. on cost reduction. X focus reduction and ignores customer requirement ही होगा. प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है। कस्टमर रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगा, वो आते हैं उस पर। उसके बाद में एट द सेम टाइम एक और प्रॉब्लम आपको इसी प्रिंटिंग के साथ में नजर आ रही है क्या? तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है Printing issue. कि यहाँ पर, हाँ, प्रिंटिंग इशू, कि यहाँ पर इनका प्रिंटर फेल हो गया, ठीक है। और प्रिंटर फेल क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने उसका मेंटेनेंस किया नहीं था, और वो चीज कवर होती है आपके ये वाले पॉइंट में। तो रिव्यू करते तो इनको पता चलता कि प्रिंटर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर इन्होंने किया नहीं, और उसको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए इनको प्रिंटर को ठीक कराना चाहिए था, या फिर उस सिनेरियो के अंदर वो शायद आउटसोर्सिंग करते प्रिंटिंग की, जो भी उन्होंने किया नहीं, ठीक है। तो रिव्यू इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर भी फोकस लिमिटेड है। सॉरी, किसी ने तो अभी कुछ बोला था। ओके, नेक्स्ट चीज जो प्रॉब्लम आ रही है, हमने पहला प्रॉब्लम तो डील किया विद द प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है कि हमने एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर दिया, करेक्ट। ये एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप करने के पीछे क्या रीजन है आपके? Cost reduction. Cost. और एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अभी क्या सीन हुआ है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उसकी वजह से आ रहे थे, ठीक है, बट हमने सोचा कि 1-2 साल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 1-2 साल से कुछ और चीज भी समझ आ रही है क्या? Market growth. Market growth. नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म आउटलुक। हम लोग 1-2 साल की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, जहां पर कि उस एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से हमें काफी सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। सो फॉर शॉर्ट टर्म आउटलुक हमने क्या किया, लॉन्ग रन में नुकसान करने चल गए। अब हुआ क्या कि ऐसे सिनेरियो में आके हमें समझ में आया कि अब एक नया कंपटीशन इमर्ज हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पर,
reactive approach. पहले तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया ना कंपटीशन को, करेक्ट? अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड जो कि एक ग्रोइंग कॉम्पिटिटर इमर्ज हुआ है, वो हम लोग इग्नोर कर दिया उस चीज को। तो अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड ने क्या किया है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक नए फिल्म स्टार के साथ में, जिसका भी रीच बहुत अच्छा है। तो उसको बीट करने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अप्रोच हम लोग Advertisement फिर से करेक्ट, हम लोगों ने एक नया एडवर्टाइजमेंट किया विच इज द रिएक्टिव अप्रोच। और अब ये नया करने जाओगे इमीडिएट बेसिस पे, ताक्षी शर्मा के साथ में तो देखो अपना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो वो तो एक फिक्स कॉस्ट उस पे लग रही थी। अब आप प्रकाश राव जो कि और ज्यादा फेमस है, उसके साथ में नया करने जाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? तो हम ज्यादा। तो जैसा मैंने आपको बताया था उस वक्त लिमिटेशन डिस्कस करते हुए, कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक टारगेट सेट करता हूँ और कॉस्ट रिडक्शन की तरफ भागता हूँ, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म आउटलुक रख के मुझे शॉर्ट टर्म में फायदा मिल सकता है। पर होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में फायदा मिलता है कि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता। लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होता कि शायद मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते। एट द सेम टाइम उसकी वजह से कई बार शॉर्ट टर्म में भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमें हो गया। ठीक है, ये है अपने लिमिटेशंस। इसके अलावा और कोई लिमिटेशन दिख रहा है क्या आपको केस में? तो मार्केट ग्रोथ नहीं होगा। मार्केट ग्रोथ, तो यहाँ पर मार्केट ग्रो हुआ ही नहीं। बेसिकली ये था ना कि उनका एक सर्टेन लेवल पे जाके उनको लगा कि अब कस्टमर ग्रोथ नहीं है, तो उन्होंने ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करके उन्होंने वो हटा दिए, जो मेंबर्स थे वो भी कम कर दिए, क्वालिटी और डिक्रीज कर रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। करेक्ट, ये मार्केट ग्रोथ नहीं है, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट है। तो तो मार्केट ग्रोथ ऐसे कि मार्केट ग्रो होना चाहिए, अपना बिजनेस ग्रो होगा ना तो वो अपना मार्केट शेयर का ग्रो होना होगा। और अच्छा मार्केट ग्रोथ होता है कि मार्केट का परसेंटेज ग्रो हो रहा है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, अपने नहीं, मार्केट में जो एग्जिस्ट करते हैं वो। तो वो चीज तो यहाँ पर ऐसी कुछ अपने को केस में बताई नहीं है, इसलिए मार्केट ग्रोथ का कोई ज्यादा सीन नहीं है। पर हमने क्या किया, हमने वापस से कॉस्ट रिडक्शन के पीछे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, और इस वजह से हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट कर गए, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने मेंटोरिंग स्टाफ को फायर किया था और पेपर सेटिंग स्टाफ को भी हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे अपने पास में अब इंफॉर्मेशन तो है, इसको अब अपन अरेंज करते हैं सही तरह से कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमें पूछा है कि बताओ टीसीएम है या एससीएम है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा कि टीसीएम है। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट। टू एक्सप्लेन दिस आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टीसीएम के बारे में बताओगे कि टीसीएम डील्स विद ओवरहेड एलोकेशन एंड एक्सेसिव कॉस्ट रिडक्शन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर चार्टर्ड कॉमर्स टेस्ट भी कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर एक्सेसिवली फोकस कर रहे हैं, विच हैपेंस अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि ये पार्ट जो पार्ट ए होगा वो इन जनरल कम मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, आप इतना लिख के इसको छोड़ सकते हो। पार्ट बी इज द मेजर पार्ट इन आवर क्वेश्चन। उसमें हम लोगों को बताना है कि अब ये जो सिस्टम हमने आइडेंटिफाई किया विच इज टीसीएम, उसके लिमिटेशंस क्या है और उससे रिलेट करना है। तो हमने सारे आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसको कोरिलेट भी कर लिया, बट नाउ वी हैव टू प्रेजेंट इट। तो वन बाय वन यू कैन प्रेजेंट ईच ऑफ दिस। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हो, आप हेडिंग देकर कि एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, उसके बाद आप उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि पेपरलेस क्वेश्चन पेपर, ड्रॉपिंग ऑफ एड कॉन्ट्रैक्ट, फायरिंग ऑफ दीज पीपल फ्रॉम मेंटोरिंग स्टाफ एज वेल एज पेपर सेटिंग स्टाफ। यह है अपना कॉस्ट रिडक्शन करने का फोकस, यह है फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन कुड भी अपना हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था कि हम लोग अभी तक बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में नहीं सोच पा रहे। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि देयर इज इंटरनल फोकस। तो इंटरनल फोकस में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में देख रहे होते हैं, जहां पर इसको लगा कि हमारे पास मेजोरिटी स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं। ऐसा इन्होंने एक लाइन यूज किया है क्या कि यहाँ पर अपने पास मेजोरिटी स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं? याद नहीं है? ये देखो, डिसाइड टू ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट एज वी हैव इनफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि हमारे पास में अब काफी स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इसलिए अब हमें और ज्यादा स्टूडेंट को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल फोकस है, इनको लगता है कि इनके पास में काफी हो चुके हैं। इन्होंने देखा नहीं कि मार्केट में शायद और स्टूडेंट आ सकते हैं, एज वेल एज कंपटीशन आ सकता है जो कि अपने स्टूडेंट को शायद उसकी तरफ लेके चले जाए, जैसा कि इस केस में हुआ है। सो वो चीज हो गई इंटरनल फोकस, एज वेल एज कि हमने इग्नोर किया मार्केट
ग्रोथ को, कस्टमर रिक्वायरमेंट को और कंपटीशन को। पहले इग्नोर किया कंपटीशन को, कस्टमर रिक्वायरमेंट को आप अलग से ले सकते हो। अब आप देखो कि एक स्टूडेंट होता है, जैसे आप हो, तो आप में से कुछ लोग जब मेरे से बात कर रहे थे बिफोर एनरोलिंग फॉर दिस बैच, तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ एंड देन आई विल एनरोल फॉर इट, ठीक है। तो अल्टीमेटली कस्टमर अगर देखे इनडायरेक्टली, पर ओवरऑल कस्टमर मेरे लिए कौन हो जाते हैं? आप ही आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स। चलो आप लोग उस चीज पे इतना ज्यादा उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, पर जब 11th-12th में थे आप लोग, ठीक है, और 11th-12th में अपनी ट्यूशन लगाई जाती है, तो वो ट्यूशन लगाने पे अल्टीमेटली वो ट्यूशन टीचर से बात करने अपन खुद ही चले जाते हैं या कई बार पेरेंट्स भी जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स अपने एक मतलब अगर वो ट्यूशन टीचर के लिए देखेंगे तो पेरेंट इज द मेन कस्टमर, ठीक है। बेनिफिशियरी आप हो गए जिसकी सर्विसेज का बेनिफिट आपको मिल रहा है, पर कस्टमर पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पर मुझे पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि आपका जो बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग तो मोबाइल फोन अलाउ कर रहे हैं, टैबलेट अलाउ कर रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्ट पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही उस पर जाता है। अब अगर कोई उसे मिसयूज करेगा और मिसयूज करके उसमें से कॉपी करेगा, चीटिंग करेगा, जो भी करेगा, तो यहाँ पर शायद उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, इन द टेस्ट सीरीज रिजल्ट अच्छा है, पर जब वो एग्जाम देने जाएगा तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। जब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कस्टमर पेरेंट्स तो आके बोलेंगे कि भाई ये क्या हुआ है, आपके टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एग्जाम में जाके कैसे खराब हो गया, ठीक है। सो पेरेंट्स क्या बोलेंगे इन दैट केस कि ये सारे सिनेरियो देख के, क्योंकि उनको भी पता है कि मोबाइल फोन अलाउड है, टैबलेट अलाउड है, तो वो लोग सब, और कई बार बच्चे बता भी देते हैं सच बात कि यार मैंने तो ये किया था चीटिंग, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वर्ड ऑफ माउथ की बात जाए और कोई दूसरे पेरेंट इन पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आपने इसमें डाला था, क्या मुझे भी डालना चाहिए अपने बच्चे को, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग मोबाइल फोन अलाउ करते हैं, टैबलेट अलाउ करते हैं, मेरा बच्चा चीटिंग करके उसमें तो पास हो गया, अच्छे नंबर ले आया, और बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये तो नुकसान है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना। तो वो चीज को भी यहाँ पर हमने इग्नोर किया, दैट इज ऑल्सो अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो हमने इग्नोर किया कस्टमर रिक्वायरमेंट को, इन दिस केस वो आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज जो हमने इग्नोर करी है वो क्या है? क्वालिटी प्रॉब्लम। हमने टेस्ट पेपर्स की क्वालिटी घटा दी, क्योंकि अब जितने नंबर ऑफ नए क्वेश्चन पेपर्स बन रहे थे, वो नए क्वेश्चंस बन रहे थे, सॉरी, क्वेश्चन पेपर के लिए, वो अब नहीं बन रहे उतने। प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमने स्टाफ को हटा दिया, तो अब होगा क्या कि मेरे पास में, अब समझ लो पहले जितने कितने कितने लोग थे हमारे पास में, पहले थे 68 मेंबर्स, ओके। अब अगर मेरे पास में समझो 68 स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर एक को हर मेंबर डील कर सकता है, बट नाउ आई हैव ओनली 30, एंड लेट्स से कि 68 ही आते हैं, तो हर एक को दो से ज्यादा मेंबर, दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को डील करना पड़ेगा। तो अगर दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। तो प्रेशर आता है तो कई बार क्या होता है कि फिर क्वालिटी डाउन हो जाती है। Compromise. तो क्वालिटी अगर खराब हो गई तो फिर अल्टीमेटली कस्टमर को मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी नहीं दूंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी चीज एक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है कि हमने अपने क्वालिटी को घटा दिया बिहाइंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें नजर आई वो थी रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में हमने ये देखा कि हम जैसे ही हमने एड कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप किया, एट द सेम टाइम अपना एक कंपटीशन इमर्ज हुआ, और वो कंपटीशन ने एक अच्छा एड कॉन्ट्रैक्ट किया एक अच्छे फिल्म स्टार के साथ में, और उसको बीट करने के लिए हमें रिएक्ट करना पड़ गया, जिसमें हमने एक नए फिल्म स्टार के साथ में एड कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि ज्यादा महंगा पड़ेगा, और ज्यादा महंगा पड़ेगा तो हमें तो नुकसान हो गया। ये हो गया रिएक्टिव अप्रोच। शॉर्ट टर्म आउटलुक में हम ये साथ में इसको लिंक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म आउटलुक से, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमने सिर्फ एक दो साल के बारे में ही सोचा था कॉस्ट को रिड्यूस करने के पीछे, और उसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में नुकसान हो गया, क्योंकि हमें नया एड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है विच इज मोर एक्सपेंसिव नाउ। पर इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है जो आप मिस आउट कर गए, और वो ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो कॉस्ट मैनेजमेंट में अकाउंटिंग डेटा का यूज नहीं होता। मतलब यूज तो होता है पर उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती। यहाँ पर क्या किया है कि जैसे ही सीएफओ ने बोला कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, और ज्यादा करने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एड कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर दे, आपने डिसीजन मेकिंग कर दी गलत। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग विच इज नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, अनदर प्रॉब्लम। ओके, ये सारे क्या हुए अपने प्रॉब्लम हो गए, ये हुआ अपना पार्ट बी का आंसर। ओके,
पार्ट सी में हमें पूछा है कि वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल क्या होते हैं, मॉडल्स इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है क्या, डिफरेंस है क्या, और इंपॉर्टेंस बताना है एससीएम का। तो ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ते ही वापस से इसके इसके ऊपर आके पार्ट सी और पार्ट डी को भी अपन कंप्लीट करेंगे। पहले देखते हैं कि इसका इन्होंने पार्ट ए और बी का आंसर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए का आंसर जो इन्होंने लिखा हुआ है वो ये है। सबसे पहले, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट and overheads to production and focuses largely on managing cost through cost control and cost reduction। अनजम्बल्ड खोल के पहला पैराग्राफ जो दिया है वो पढ़ो जरा एक बार। सेम है सर। कॉपी पेस्ट है ना? यस। ठीक है, ओके। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखा है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। फिर इन्होंने सीसीटी के बारे में लिखा है कि इन केस ऑफ सीसीटी द अप्रोच इज ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्विचिंग टू पेपरलेस क्वेश्चन पेपर, रिडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सो फोकस इज ऑन मैनेजिंग कॉस्ट ओनली, और इम्प्रूव करने के बारे में कोई भी हमारा फोकस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ही यूज करता है। ठीक है, इसके बाद में लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट, फोकस is on managing costs approached via responsibility centers or product cost issues. However, a broad cost reduction program does not work effectively in today's business environment। ये एक जनरल पॉइंट लिखा पहले कि कॉस्ट रिडक्शन करने में हम लोग मैनेज करते हैं कॉस्ट को, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यानी कि कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर दोनों पर ही कॉस्ट को मैनेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर पर भी कॉस्ट को मैनेज किया जाता है। सो फोकस इज ऑन मैनेजिंग कॉस्ट, और हम लोग इसमें एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बनाते हैं, पर वो शायद आज के बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि बहुत डायनामिकली चेंज होता है उसमें इतना इफेक्टिवली काम ना करे। सीसीटी फोकस करता है ऑन मैनेजिंग कॉस्ट बाय, और यहाँ पर इन्होंने ये लाइन को रिपीट कर दिया, ठीक है, ये वाली लाइन को। उसमें इनका कहना है कि रिडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो लोग भी सोचते हैं कि हम पॉइंट्स को रिपीट नहीं कर सकते अपने केस स्टडी के आंसर में, अगर जरूरत पड़े तो आप पॉइंट को रिपीट कर सकते हो जैसे इन्होंने किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनल फोकस है और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ और कस्टमर रिक्वायरमेंट पे नहीं देखता है। तो ड्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया तक्षी शर्मा का, हमने कंपटीशन को इग्नोर किया था, हमने बोला था कि इनफ स्टूडेंट्स एट द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपका ध्यान भी दिलवाया था उस लाइन पे, वाज जस्ट इंटरनल फोकस, जिसकी वजह से हम नए कॉम्पिटिटर का इग्नोर कर गए कि वो एंट्री कर रहा है, और एडिशनली बाकी भी कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन की वजह से हम लोग रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम कुड लीड टू इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसकी वजह से कस्टमर बाद में भाग सकते हैं हमारे पास से। इन द लॉन्ग रन आपकी सेल्स कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। ड्यू टू रिडक्शन इन मेंबर्स ऑफ पेपर प्रिपरेशन टीम, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर खराब होने वाला है। स्टूडेंट काउंसलिंग टीम से भी हमने मेंबर को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका सर्विस का क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्वालिटी घट जाएगा। मॉडर्न कस्टमर की एक्सपेक्टेशन काफी डिफरेंट होती है। अगर आप एक्सेसिव फोकस रखते हो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी रिड्यूस होने से और स्टूडेंट काउंसलिंग टीम की भी क्वालिटी रिड्यूस होने से स्टूडेंट डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर मोबाइल फोन पे आते हैं, टैबलेट पे आते हैं, जो कि यूज किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है बाय द स्टूडेंट्स। और अगर किसी को टेस्ट देने जबरदस्ती भेज दिया, समझ लो यार मैं आपको जबरदस्ती बिठा दूं टेस्ट देने के लिए, और आपको बोलूं कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो फाइन लगेगा, तो इन दैट केस आप टेस्ट देने तो बैठ जाओगे, पर आपको फोर्स किया जा रहा है तो आप मन से नहीं दोगे टेस्ट, तो इन दैट केस आप मिसयूज कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो। तो जब चीटिंग करोगे, इसकी वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स मिलेंगे जैसा हमने डिस्कस किया था, पर एग्जाम में एक्चुअल मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो कि अल्टीमेट कस्टमर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंटिंग डेटा पर रिलाई करता है, जो कि मिसलीडिंग होता है काफी बार, जैसा कि इस केस में हुआ, क्योंकि जैसे ही सीएफओ ने कहा कि हमको कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, हम लोगों ने ऐसे डिसीजन लिए जो हमारे फेवर में वर्क नहीं किए। There is also a limited focus on the review and improvisation of existing process and activities। कैसे? क्योंकि जब प्रिंटर का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, लैक ऑफ रिव्यू है बाय द मैनेजमेंट, इसको ओवरकम करना चाहिए था प्रॉब्लम को,
और वो करने के लिए हमने क्वेश्चन पेपर को मेल किया। ये एक इम्प्रोवाइजेशन एक्टिविटी तो है, बट इससे बेटर एक्टिविटी भी की जा सकती थी। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक रिएक्टिव अप्रोच होता है, जैसा कि हुआ जब हमने प्रकाश राव के साथ में एडवर्टीजमेंट में एंटर कर गए, और उसमें हमें शायद शुरुआत में ज्यादा कॉस्ट लगा भी होगा। शॉर्ट टर्म आउटलुक, हम लोग एनुअल बेसिस पे कॉस्ट सेव करने गए। हमें एडवर्टीजमेंट जरूरत नहीं थी 1-2 साल की, और हम लोगों ने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर दिया। अप्रोच ये था कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कॉस्ट को सेव कर पाए, पर इसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट लग गए जब हम लोगों ने नए ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर प्रकाश राव को हायर किया। In general, CCT has been caught in the narrow-minded approach and decided for broad cost cutting. It compromised on the fundamental business aspect जैसे कि human capital development, quality, research and development, operational competitiveness, other qualitative aspects which are of strategic nature. ये जो लास्ट लाइन है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर इग्नोर कर गए, और फाइनेंशियली इतने ज्यादा आप कंस्ट्रेंड हो गए थे नैरो माइंडेड अप्रोच में कि अल्टीमेटली आपने ऐसे डिसीजन मेकिंग करे जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट हुआ, और ये स्ट्रेटेजिक नेचर के नहीं थे। ये होता है अपना पार्ट बी का आंसर। तो क्या अपन ने जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे वो इस पार्ट बी के अंदर कवर हो गए सारे के सारे? यस सर, वन क्वेश्चन हाँ। कि जो हमारा पॉइंट था कि टीचर को हमने रिड्यूस करा, मेंटर सर को रिड्यूस करा, तो हम उसको हम लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू इम्प्रोवाइजेशन एग्जिट प्रोसेसिंग नहीं डाल सकते? नहीं, क्योंकि इसमें रिव्यू थोड़ी है कुछ भी। पर इम्प्रोवाइजेशन तो है कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस का अगर हम लोग का क्वालिटी डिग्रेड करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट प्रोसेस कम ही कर रहे हैं, अगर एक तरीके से हो सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन कैसे है ये? अगर अपने स्टाफ मेंबर्स को कम कर देते हो, और उसकी वजह से इम्प्रोवाइज कैसे होता है कोई भी एक्टिविटी? अपना प्रोसेस इंप्रूव थोड़ी हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, डिग्रेड हो रहा है ना उसकी वजह से। करेक्ट, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? कि उन्होंने फोकस नहीं करा इम्प्रोवाइजेशन पे, उन्होंने इस सेंस में रिलेट नहीं कर सकते। इम्प्रोवाइज मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इसको इम्प्रोवाइज से कैसे लिंक करना चाह रहे हो। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन क्या होगा कि हम अपने प्रोसेस में पहले, मतलब अगर रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन की बात करें तो रिव्यू वुड भी कि हम अपने प्रोसेस को चेक कर रहे हैं कि इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा, और उसको करेक्ट करने जाएंगे। पर यहाँ पर प्रोसेस के अंदर ना तो कुछ फॉल्ट था और ना ही हमने उसे कुछ इम्प्रोवाइज करने गए। हमने तो बेसिकली ये किया कि हमने प्रोसेस की क्वालिटी को ही डाउन किया, प्रोसेस को भी चेंज नहीं किया, प्रोसेस सेम, नंबर ऑफ लोगों को हटा दिया। तो उसकी वजह से प्रोसेस तो चेंज नहीं हुआ था, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो अभी भी सेम तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें Yes, sir. इम्प्रोवाइजेशन से ज्यादा लिंक नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए, और इस तरीके से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि इस तरह की जब केस स्टडी आती है जहां पर हमें इस तरह से लिंकिंग करना होता है पॉइंट्स को, तो ढूंढना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स केस के अंदर दिए होते हैं। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी अप्लाइड इज कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ये अपने 6 पॉइंट यहाँ पर लगे, तो उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था और किससे आप किस पॉइंट को लिंक कर पा रहे हो। ओके, दैट वाज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। और यहाँ पर अपना ये फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन मूव करेंगे विथ द नेक्स्ट पार्ट विच इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वो क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या होती है, ये सब हम लोग देखेंगे इन द सेकेंड पार्ट। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई विल सी यू एट 8:30। हेलो, यस सर। 8:30 पे आ जाएंगे Yes, ना sir. आप लोग? ये मीटिंग Yes, ऑन है, आई एम हाँ जस्ट, सर। हाँ मैं अपने मीटिंग ऑन ही है। आप इसी को कंटिन्यू भी रख सकते हैं, यू कैन गो व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू वांट इन दोस 10 मिनट्स।